तो बेटा लास्ट क्लास में अपन ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के क्वेश्चन कर लिए थे बेटा। आज बेटा अपन पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो एलिमिनेशन रिएक्शन की अगर बात करें तो ये रिवर्स है एडिशन रिएक्शन का। एडिशन में क्या होता था, एक पाई बॉन्ड टूटता था और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों जुड़ते थे। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल तो वहां जैसे दो एटम जुड़ते थे और पाई बॉन्ड टूटता था, यहाँ दो एटम बाहर निकलेंगे और पाई बॉन्ड बनेगा। तो देखो सिंपल सी कहानी है एलिमिनेशन रिएक्शन की। तो देखो बेटा अपने पास क्या है बेटा कि एक लिविंग ग्रुप होगा, एक इसमें क्या होगा बेटा, वैसा ही होगा लिविंग ग्रुप तो जैसा किसमें था, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में था। तो एक लिविंग ग्रुप होगा, वो लीव करेगा, वो क्या करेगा, वो अकेला लीव नहीं करेगा, वो अपने साथ में किसी और को भी लेके जाएगा। तो लिविंग ग्रुप जाएगा तो बेटा क्या होगा, यहाँ से इस कार्बन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, उसके पड़ोस वाला कार्बन क्या करेगा, अपने किसी एटम को रिलीज कर देगा। और देखो ये इस हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएंगे। तो देखो यहां से लिविंग ग्रुप गया तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखो यहां पहुंच गए। आ रही बात में, देखो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके लिविंग ग्रुप भाग जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, उसी वक्त ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे। तो देखो इस कार्बन पे तो अपना इलेक्ट्रॉन रहा और इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को पकड़ा दिया और दोनों के बीच में क्या बन गया बेटा, पाई बॉन्ड। क्या बन गया, पाई बॉन्ड। तो मतलब क्या है कि सर इसमें दो सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे, दो सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड बनेगा। तो आपने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ा, कौन सा बॉन्ड तोड़ा, कि सर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ा, मैंने कहा तोड़ा, और बनाया क्या, वीक बॉन्ड। क्या बनाया कि सर हम एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ते हैं और एक वीक बॉन्ड बनाते हैं। तो मजबूत बॉन्ड तोड़ने के लिए आपने ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब की और बनाते समय कमजोर बनाया तो कम है रिलीज की, क्योंकि तोड़ने में एब्जॉर्ब होती है और बनाने में रिलीज। तो आपने तोड़ते समय तो ज्यादा एब्जॉर्ब कर ली और बनाते समय कमजोर बॉन्ड बनाए तो कम रिलीज की, तो ऑल ओवर है एब्जॉर्ब। ऑल ओवर एब्जॉर्ब की मतलब रिएक्शन कैसी है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन की देखो उल्टा है एकदम। याद करो बेटा एडिशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, एक्सोथर्मिक, प्रोडक्ट की एनर्जी कम आ रही थी, सब्स्टिट्यूशन में कोई फिक्स नहीं था। इसमें क्या होगा बेटा, एनर्जी एब्जॉर्ब की तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। तो एक चीज की गारंटी होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा होनी चाहिए। जब ग्राफ बनाओ तो प्रोडक्ट ऊपर होना चाहिए, जबकि एडिशन में क्या था, नीचे। ये चीज समझ में आई बेटा। अब एंडोथर्मिक का मतलब ये रिएक्शन की एक पहचान है इनकी। क्या पहचान है बेटा, कि हीट लिखी आएगी। क्या लिखी आएगी बेटा, हीट। बोलो कोई दिक्कत है कि आपको जब भी ये रिएक्शन आएगी आपको क्या लिखी आएगी बेटा, हीट। आगे बात में इसकी रिएक्शन की पहचान होगी। बोलो कोई दिक्कत है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा E1 एलिमिनेशन। क्या पढ़ते हैं बेटा, अपने पास टोटल चार तरह की एलिमिनेशन रिएक्शन है, E1, E2, E1CB और EI। ठीक है, EI चार ही बोला है, बुढ़ापे में सुनाई नहीं देता, मानते हैं। तो टोटल चार तरह के, कितने बेटा, चार तरह। उनमें सबसे पहले पढ़ते E1। E1 और SN1 में ज्यादा फर्क नहीं है बेटा, नियर बाई सेम है। नियर बाई क्या है, सेम। कैसे, कि देखो बेटा मैंने कहा कि ये आपके पास कोई हेलाइड है, कोई क्या है बेटा, हेलाइड। अब E1 का फुल फॉर्म तो आपको पता है, वन का मतलब क्या है, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। कोई हेलाइड है, इसको ऐसे लिखा है H2O इन हीट, H2O इन। देखो इसकी पहली स्टेप में वही है जो SN1 में होता है, लिविंग ग्रुप अपनी जगह छोड़ के चला जाएगा। जैसे चला गया क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। क्या बन गया, ऐसा ही SN1 में हो रहा था। SN1 में अगली स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है और एल्कोहल बन जाता है। इसमें ऐसा नहीं होगा। जब हीट लिखी है, देखो H2 अगर मैं हीट नहीं लिखता तो आप H2 लिखता तो मैं क्या करता, पहले X बाहर निकाल देते और अगली स्टेप में H2 खुद एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करके OH बना लेता। लेकिन हीट आए तो आप कहना अच्छा एलिमिनेशन होगा। क्या होगा, एलिमिनेशन में देखो बेटा जैसे कार्बोकेटाइन बना, क्या बना, उस कार्बोकेटाइन के पड़ोस में अल्फा हाइड्रोजन ढूंढना है। क्या ढूंढना, कार्बोकेटाइन के पोजीशन में। तो ये कार्बोकेटाइन है तो ये अल्फा, ये अल्फा और ये। तो यहां तो देखो कोई सा ही अल्फा, तीनों सेम ही है, इसका ले लो चाहे इसका लो, इसका लो, सब सेम है। तो अल्फा जो हमें पता दो जनों को लीव कराना है, एक तो लिविंग ग्रुप गया, अब कोई और जाएगा। तो जो कार्बोकेटाइन बना है उसके अल्फा पोजीशन से जो हाइड्रोजन है, तो यहाँ जो H2O वो बेस की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, बेस की तरह। तो ये H2O क्या करेगा, इस H+ को खाएगा। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कहां पे आ जाएंगे बेटा, यहाँ पे। भाई H+ को खाएगा तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन आगे चले जाएंगे, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, इन दोनों में क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड। क्या बन जाएगा, तो इस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर है, ये सारी बात में। तो होगा क्या, किस तरह एक लिविंग ग्रुप जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, उस कार्बोकेटाइन की अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन को हटा देना और क्या बना देना, पाई बॉन्ड। क्या बना देना, तो इस हाइड्रोजन को किसने खाया, H2O ने। तो क्वेश्चन आता है यहाँ पे H2O किसका काम कर रहा है, बेस का। किसका काम कर रहा है, बेस का। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, पक्का।
आगे चले, यहां तक पक्का है ना। नेक्स्ट देखो, अब हमें पता है रिएक्शन में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन क्या बनता है। और बेटा अगर कार्बोकेटाइन बनता है, ध्यान समझो, तो आपको बताया बेटा कि पहली स्टेप इसकी स्लो स्टेप है, सेम SN1 की कॉपी तो है। पहली स्टेप क्या है बेटा, स्लो स्टेप। दूसरी स्टेप क्या है, फास्ट स्टेप। अब मुझे एक बात बताओ कि मेरा बेस है वो कौन सी रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, स्लो में कि फास्ट में। तो आप क्या कहोगे, मुझे कोई फर्क है, बेस चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि इवन एलिमिनेशन आर इफेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग बेस, क्या ना ना ना, वीक डाल चाहे स्ट्रॉन्ग। क्या मैं कहूँ बेस की कंसेंट्रेशन बढ़ाऊं तो, ना ना कोई फर्क है। सिर्फ किस पे डिपेंड करती है बेटा, रिएक्टेंट पे। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल हो गई बेटा, के आर की पावर 1 बेस की पावर है 0। ऑर्डर कितना है 1, इसलिए क्या बोलते हैं इवन। वापिस देखो SN1 की तरह नाम SN1 लेकिन और स्टेप कितनी 2। तो इवन समझ गए बेटा, ये मत समझना 1 समझ गए स्टेप में, 1 समझ गए कितने स्टेप में, 2 स्टेप में। बोलो कोई दिक्कत है। स्टेप रिएक्शन क्या है कि सर पहले स्टेप में X निकलेगा सेम SN1 की तरह, कार्बोकेटाइन बनेगा, उस कार्बोकेटाइन के अल्फा पोजीशन से एक H प्लस जाएगा। तो H प्लस जाएगा तो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और पाई बॉन्ड बन जाएगा, क्या बन जाएगा। और इस H2 ने से H प्लस को खाया तो H3O प्लस से बाहर। क्या रिएक्शन समझ में आया बेटा। अब पहली स्टेप स्लो है, तो जो स्टेप स्लो होती है वही हमारी RDS है। और अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो स्लो स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज्यादा, और फास्ट की क्या होनी चाहिए, कम। और इसलिए देखो बड़ा ध्यान से, तो पहले क्या होगा, रिएक्शन किस में जाएगा, इंटरमीडिएट में। तो देखो मैं तो इसे यही कहूंगा ना कि ये मेरी एक रिएक्शन हुई, इस रिएक्शन का एक तरह से ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट। तो हमें ग्राफ तो ऐसे बनाना आता है, रिएक्टेंट से किस में गए बेटा, प्रोडक्ट में। ऑल ओवर रिएक्शन का तो ये इंटरमीडिएट है। फिर ये प्रोडक्ट किस में गया बेटा, मतलब सॉरी ये अब ये जो प्रोडक्ट इस रिएक्शन का प्रोडक्ट था वो इसका क्या बन गया, इंटरमीडिएट। सॉरी इंटरमीडिएट क्या है, ट्रांजिशन स्टेट नहीं बोल सकते बेटा, ट्रांजिशन स्टेट तो ये है देखिए, ध्यान समझो बेटा, ये रिएक्टेंट इस इंटरमीडिएट में गया, इसकी भी ट्रांजिशन स्टेट, इसकी भी क्या है, हमारे पास में। फिर ये जो इंटरमीडिएट है ये प्रोडक्ट में जाएगा, ये भी तो एक रिएक्शन है। अगर मैं तुम्हें कहूँ ये एक रिएक्शन है, तो सोच के देखो, ये एक रिएक्टेंट हुआ, ये एक प्रोडक्ट हुआ। तो तुम यहां से शुरू करते, मान लो एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट, ऐसे बनाते कि नहीं बनाते। ऑल ओवर रिएक्शन का इंटरमीडिएट है, इस रिएक्शन का तो यही है जो है भाई, ऑल ओवर रिएक्शन का तो ये इंटरमीडिएट है, लेकिन इस रिएक्शन का तो यही रिएक्टेंट है। तो क्या स्टेप में समझ में आई बेटा। अब बेटा पहली वाली स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी यहां से नापोगे और दूसरे की कि सर यहां से क्यों नापी, क्यों सर इसी को जाना था ट्रांजिशन स्टेट तक, इसको तो यहां से थोड़ी जाना है, यहां से यहां तक ही तो जाना है। तो बताओ पहले स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है बेटा, ज्यादा। क्या बात समझ में आई बेटा कि सर हमारी एक चीज क्लियर हो गई कि रिएक्शन में कुछ नहीं है, पहली स्टेप में X निकालना है, कार्बोकेटाइन बनेगा, अल्फा हाइड्रोजन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। पहली स्टेप स्लो है, तो ग्राफ तो हमें बनाना ही नहीं है, बना हुआ आएगा। तो पहले स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, दूसरे की कम होनी चाहिए। बोलो कोई दिक्कत है, ग्राफ समझ में आ गया बेटा। तो अपन ने क्या कहा बेटा, अब देखो इसकी कंडीशंस पढ़ते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज ए RDS, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ए। क्या पहला पॉइंट समझ में आ गया बेटा सबको। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि इट इज ए एंडोथर्मिक रिएक्शन, कैसी रिएक्शन है, सो इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ ए प्रोडक्ट। अपने ली चटली प्रिंसिपल पढ़ा था याद है, और उसमें अपन ने साफ साफ लिखा था बेटा कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। तो एंडोथर्मिक में ई इधर ही लिखोगे, तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम में पढ़ा था ना, इक्विलिब्रियम सॉरी थर्मोडायनेमिक्स में। तो जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, क्या बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर, तो एनर्जी बढ़ेगी, रिएक्शन इस एनर्जी को कम करने के लिए कहां जाएगी, फॉरवर्ड। तो हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट का अमाउंट है ज्यादा। आगे बात में। अब देखो बेटा आपको एक चीज कहूं, क्या टेम्परेचर बढ़ाने पे एंडोथर्मिक रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा टेम्परेचर बढ़ाया तो एनर्जी बढ़ी, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, ज्यादा, ज्यादा फॉरवर्ड जाएगी तो ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ेगी ना। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, चेंज इन कंसंट्रेशन, ज्यादा चेंज होगा ना। एक्सोथर्मिक का क्या होगा रे, देखो टेम्परेचर बढ़ाने से चाहे एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक, दोनों ही रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। कि सर ये क्या कहना चाहते हो, समझ में नहीं आया कुछ। देखो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है रेट कांस्टेंट पे, किस पे करती है, और वो होता है ये। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, क्या बढ़ाऊं बेटा, तो ये ब्लैक वाला गोले वाली चीज बढ़ेगी बेटा। और अगर ये बढ़ेगी
तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू, जो ये वाला जो रेड वाला गोला, इसकी वैल्यू घटेगी, और ये घटेगा तो बताओ के बढ़ेगा, और रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन तो, चाहे एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक, रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन तो हमेशा ही बढ़नी है। आगे बात समझ में। फिर प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा या कम बनेगा, ये तो थर्मोडायनेमिक्स तय करती है ना। और थर्मोडायनेमिक्स ये तो मैंने ये लिखा है, रेट नहीं बोला, मैंने कहा प्रोडक्ट बढ़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन तो हमेशा ही बढ़ेगी, काइनेटिक्स में बढ़ाया था। टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाने पर रेट 2 से 3 गुना बढ़ जाती है, तो वो रेट है। प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा या कम, ये तो थर्मोडायनेमिक्स तय करती है ना। और थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि एंडोथर्मिक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो इसको कम करने के लिए रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड। आगे बात समझ में। अगर मान लो ये एक्सोथर्मिक होती तो रे, तो एनर्जी इधर लिखता मैं एक्सोथर्मिक का, और टेम्परेचर बढ़ाने पे एनर्जी बढ़ती और कहां जाती है बेटा, बैकवर्ड। तो ये प्रोडक्ट की बात है, इसलिए अपन क्या कहते हैं बेटा, देखो मैंने लिखा है इंक्रीज द टेम्परेचर इंक्रीज अमाउंट ऑफ ए प्रोडक्ट। तो ये मत करना कि एंडोथर्मिक का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इस बात से कोई लेना देना कि आप एंडो या एक्सो, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। हाँ, प्रोडक्ट ज्यादा कम, यील्ड ज्यादा बनेगी या कम बनेगी, थर्मोडायनेमिक्स तय करती है, और थर्मोडायनेमिक्स चलती है ली चैटरले प्रिंसिपल से। किससे चलती है, वो आपको अपने 11th में सिखाया था। नेक्स्ट वन है बेटा, कार्बोकेटाइन इज इंटरमीडिएट। इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कौन है, और आपको पता है कार्बोकेटाइन अगर इंटरमीडिएट है तो कार्बोकेटाइन तो आवारा है, माइग्रेशन करेगा। क्या करेगा, तो कार्बोकेटाइन इज इंटरमीडिएट, तो क्या होगा बेटा, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन इज ए पॉसिबल। अब मैं कहता हूं क्या ये रिएक्शन लिविंग ग्रुप के नेचर पे डिपेंड करती है कि सर करती है। आरडीएस में लीव हो रहा है भाई, पहले स्टेप में क्या हो रहा है बेटा, मेरा कार्बोकेटाइन एक्स लीव हो रहा है। अगर मान लो सेकंड स्टेप में लीव हो रहा था तो मुझे कोई लेना देना, मेरी स्लो स्टेप में जो जो काम हो रहे हैं सब पे इफेक्ट पड़ता है। क्या लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर अच्छा लिविंग ग्रुप होगा जल्दी जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, मैं कह सकता हूँ बेटर द लिविंग ग्रुप मोर विल बी। तो अगर मैं तुम्हें कहूं कि आर आई, आर बी आर, आर सी एल और आर एफ, इन चारों में से किसकी ज्यादा होगी बेटा, आर आई की। किसकी ज्यादा होगी बेटा, आगे बात समझ में। अब अगर मैं हेलाइड की बात करूं तो एक आपके पास टर्सरी हेलाइड है, एक सेकेंडरी, एक प्राइमरी हेलाइड, बताओ कौन से में ज्यादा होगी बेटा। टर्सरी हेलाइड का मतलब समझ रहे हो ना इसे, ये सेकेंडरी हेलाइड और ये प्राइमरी हेलाइड, बताओ किसकी ज्यादा होगी बेटा, किसकी ज्यादा होगी, टर्सरी की, क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, इसमें कम स्टेबल और उसमें और कम। क्या ये वाला मिथाइल हेलाइड नहीं लिखा, क्या मिथाइल हेलाइड नहीं देगा क्या रिएक्शन, क्योंकि सर दे नहीं पाएगा, क्योंकि एलिमिनेशन में 2 जने चाहिए, एक से लिविंग ग्रुप जाएगा तो पड़ोस वाले कार्बन से क्या जाना चाहिए, 2 कार्बन तो होना चाहिए, तभी पाई बॉन्ड बनाऊंगा। तो इसके पास जो मैं अभी एलिमिनेशन पढ़ रहा हूँ ये नहीं देता, ये अल्फा एलिमिनेशन कुछ होता है वो दे सकता है, ये जो अपन अभी एलिमिनेशन पढ़ रहे पाई बॉन्ड ये नहीं दे सकता है। हमारी बात में अपन जो पढ़ रहे हैं उसका नाम अभी बीटा एलिमिनेशन है, क्या नाम है, वो नहीं दे सकता है, पाई बॉन्ड बनाने वाले एलिमिनेशन है। क्या चीज समझ में आ गई बेटा। अब देखो बेटा, आपको पता है ये SN1 रिएक्शन की कॉपी है, SN1 कौन से मीडियम में होता है, पोलर प्रोटिक, तो ये कहता है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। फिर कहता है बेस की कोई लेना देना, तो ये लो क्या क्या पढ़ा कि सर पहले स्टेप में X निकालना है, कार्बोकेटाइन बना, हीट नहीं दिया तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा देना, हीट दिया है तो H+ निकाल के पाई बॉन्ड बना देना। फिर क्या कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर क्यों है, क्योंकि पहले स्टेप में सिर्फ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करता है, बेस से कोई लेना देना, क्योंकि वो सेकंड स्टेप में। लिविंग ग्रुप के नेचर से मतलब है भाई साहब वो पहले स्टेप में निकल रहा है, कार्बोकेटाइन बनता है तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इफेक्ट करती है, और उसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट करवाओ। इतनी तो बात पड़ी है, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होती है। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ E1 रिएक्शन। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ E1 रिएक्शन, तो अलग अलग रिएक्शंस के लिए E1 कैसे वर्क करती है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। क्या पढ़ेंगे बेटा, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है, देखो हाइड्रोलाइसिस आए इसका मतलब है पानी डाला, क्या डाला, पानी डाला। अपन किसी को कहते हैं ना पानी डाल बात पे, तो मतलब हाइड्रोलाइसिस। क्या करे बेटा, डिहाइड्रेशन का मतलब है पानी निकालना, क्लियर है। तो सिंपल सी कहानी है बेटा, इसके लिए हमें क्या चाहिए, इस डिहाइड्रेशन से हम बनाते हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम ए एल्कोहल। क्लियर है। आप देखो एल्कीन का डिहाइड्रेशन, एल्कीन का हाइड्रोलाइसिस करने पे एल्कोहल बन रहा था, देखो H3O+ डाल रहे थे एल्कीन में, याद करो मार्कोनी को प्रोडक्ट वाला, क्या बन रहा था, एल्कोहल बन रहा था। अब एल्कोहल में से वापस पानी निकाल दो, क्या बन जाएगी, एल्कीन। है तो उल्टी रिएक्शन। आगे बात में
अब ये काम करता कौन है, इनमें कुछ हमें एजेंट चाहिए जिन्हें हम बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं बेटा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट में एक तो अपने पास है कंसंट्रेट H2SO4, एक है कंसंट्रेट H3PO4, या फिर कंसंट्रेट है KHSO4। कि सर पहचानूंगा कैसे? में हीट लिखी आएगी, क्या लिखी आएगी? और वो ऐसे भी लिख सकता है सिर्फ H+Na हीट, सिर्फ H+ लिखा है तो H2 निकाल दो, कार्बोकेटाइन तो आपको पता है OH को H+ दिख के भाग जाता है वो, और H+ इन हीट का मतलब क्या हो गया बेटा? एलिमिनेशन। ये तीनों देते हैं इवन एलिमिनेशन। कौन से देते हैं बेटा? इसके अलावा भी है बेटा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैंने एक साथ लिखवा दिया ताकि नोट्स साथ में बन जाए, पढ़ाऊंगा E2 बाद में। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फॉस्फोरस ऑक्साइड P2O5, POCl3 इन हीट, ये देते हैं बेटा E2। क्या देते हैं? E2 याद होने चाहिए बेटा, ये तीनों E2 देते हैं, ठीक है। और ये थोरियम ऑक्साइड, ये क्या देता है? E1Cb। इसका बस पता होना चाहिए, रिएक्शन से हमें को लेना देना पता होना चाहिए, E1Cb देता है, ठीक है। रिएक्शन देखो कैसे, बहुत सिंपल है, आराम समझो। मैंने डाला कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 क्या देता है? H+। OH ने कहा मौज होगी कि OH की क्या खासियत है? H+ दिखते ही H2O बन के भाग जाता है, ऐसे सब्स्टिट्यूशन में कर रहा था, लेकिन सब्स्टिट्यूशन में H2O के भागने के बाद कोई न्यूक्लियोफाइल आता था। यहाँ न्यूक्लियोफाइल है कि जैसे ही OH को H2SO4 मिला तो ये OH क्या करेगा? H+ लेके H2O के रूप में भाग जाएगा। तो ये देखो पहले स्टेप में तो कोई मेरी स्टेप नहीं है बेटा, ये तो एसिड बेस रिएक्शन है। यहाँ से यहाँ तक तो क्या है बेटा? ये तो कोई रिएक्शन थोड़ी हुई बेटा, इसलिए तो एसिड बेस रिएक्शन है। इस OH ने H+ लिया, अब ये जाएगा, अब ये, और ये जो जाएगा वही मेरी क्या है? स्लो स्टेप। क्या है बेटा? तो यहाँ से H2 निकल गया बेटा, और जैसे H2 निकल गया क्या बन गया? कार्बोकेटाइन। क्या बन गया? यही मेरी स्लो स्टेप है, ये मेरी RDS है। बोलो कोई दिक्कत है? तो पहली स्टेप क्या होगी बेटा? RDS बनना, CH3CH2 पॉजिटिव चार्ज। बोलो कोई दिक्कत है? अब नेक्स्ट देखो ध्यान से, हमें पता है बेटा कार्बोकेटाइन बनने के बाद अगली स्टेप में क्या होता है बेटा? जो H2 है वो बेस की तरह काम करेगा, इसकी तरह काम करेगा, तो ये अपने लोन पेयर से H+ पे अटैक करेगा, H+ अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के बाहर। रिएक्शन तो वही है बेटा, बोलो कोई दिक्कत है? तो रिएक्शन में क्या पढ़ा कि सर H कंसंट्रेट H2SO4 डाला तो पहली स्टेप में H2O निकाल देना, पहले तो वो OH2+ में जाता है, फिर OH2+ H2O निकाल के कार्बोकेटाइन बन गया, फिर उसके अल्फा पोर्शन से H+ चला गया, H+ से चला गया। अब क्वेश्चन क्या आता है कि सर ये H2SO4 ने H+ दिया कैसे? देखो हमारे पास को पता यही होता है बेटा H2SO4। अब H2SO4 एक H+ देगा तो यही बनेगा बेटा। तो ये कौन है बेटा? एसिड। कौन है? ये कौन है? कॉन्जुगेट है, बेस। अब आपको कि सर इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे क्या है? तो जब कार्बोकेटाइन बना तो ये जाके अटैक कर देता, क्यों नहीं किया? तो मैंने कहा भाई क्यों नहीं किया तूने रेज अटैक? तो उसने कहा अपन करते हैं रेजोनेंस। क्या करते हैं? अपन खुश है रेजोनेंस में। देखो नेगेटिव सिंगल डबल नेगेटिव सिंगल है कि ये फफूंदगिरी करते ही कर लो जो तुम्हें करना है, अपन तो मौज कर रहे हैं, अपन तो इसलिए अटैक नहीं कर पाता, ये अटैक है। और ये H2H+ वो बेस वाली रिएक्शन समझ में आएगी। अब यही रिएक्शन देखो बेटा ध्यान से, अपन पिछली बार पढ़ के आए थे, CH3CH2OH, इसमें HBr डाला। पहली स्टेप में आपको पता OH को H+ दिखते ही खुश हो जाता है, ये H2O बन के बाहर निकलेंगे। मैंने कहा निकल, ये OH2 बना, अब हमने कहा ये बाहर निकलेगा, H2O क्या निकलेगा बेटा? बाहर। तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए? लेकिन मैंने तो कार्बोकेटाइन मतलब मैंने एक स्टेप खा गया से, ये कार्बोकेटाइन बना लो, और नेक्स्ट स्टेप पे कौन अटैक कर देगा? Br-। कौन अटैक कर देगा? कि सर ये क्यों Br- से क्यों अटैक करा? अब की बार भी एलिमिनेशन करा लेते। तो मैंने कहा देखो पहले तो हीट नहीं दी हुई, ठीक है। दूसरी Br- कहता है अपन कोई खास टेबल है, मैंने Br को कहा कि तुम मौज कर, हम एलिमिनेशन करा लेते कि ये जोड़े हाथ, मैं तो अटैक ही, उसके पास तो रेजोनेंस वाली ताकत है, मेरे पास कोई रेजोनेंस है, यही जीनेगा सारा, मैं तो अटैक करूंगा। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जब एल्कोहल में इन्हें बोलते हैं मिनरल एसिड। क्या बोलते हैं बेटा? HCl, HI, HF, HBr, हाइड्रोजन है हेलाइड, ये डालते तो रिएक्शन है तो वही SN1 जैसी, SN2 जैसी। भाई इसमें तो SN2 क्यों करवाई मैंने? क्योंकि प्राइमरी हेलाइड था। क्या था बेटा? तो प्राइमरी पोजीशन पे कौन सी होती है? SN2, जो कार्बोटाइन ज्यादा खास स्टेबल नहीं है ना। तो ये तो देते हैं सब्स्टिट्यूशन। क्या देते हैं? मैंने कहा चलो ठीक है सब्स्टिट्यूशन दी, इन्होंने क्यों नहीं दी? क्योंकि ये मौज कर रहा है, साथ में हीट लिखी हुई, साथ में क्या लिखी हुई है? तो क्या सर क्या समझ में आया कि सर H+ देते हैं H2O बाहर निकल जाएगा। अगर ये डाल रखे हैं आपने तो इन नमूनों के पास कोई स्टेबिलिटी, ये अटैक कर देंगे और आपका हेलाइड बन जाएगा सब्स्टिट्यूशन। ये कहता है अपन अटैक अटैक है, क्लियर है। अपन जब आगे तुमको पढ़ाऊंगा तो अगर मैं टेम्परेचर बहुत लो कर दूं तो इसका मतलब एलिमिनेशन नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? मान लो अगर मैं हीट नहीं देता और लो टेम्परेचर लिख देता तो कार्बोकेटाइन बन जाता,
भाई OH तो H2O बनते भाग जाएगा। अब ये भागते हैं अपन इसको कहते हैं भाई जा टेक कर, कहता मैं रेजोनेंस कर रहा हूं। मैं ऑप्शन ए, यहां तो हीट थी तो इसने कहा यार हीट है, एलिमिनेशन करवा लो, मुझे मौज करने दो, मुझे मौज है। आगे बात में सारा खेल किसकी वजह से बिगड़ा बेटा, हीट की वजह से, और ऊपर से ये क्या है स्टेबल, कहता मौज करो। क्लियर है, समझ में आया बेटा। अब दो रूल है बेटा, एक है सेटजेव रूल और एक क्या है बेटा होपमान रूल। कि सर सेटजेव नहीं हो तो जेफ सेव कुछ ऐसा होना चाहिए, उसकी मां ने उसका नाम सेटजेव ही रखा था, स्पेलिंग ऐसी थी। अरे कोई जर्मन वर्ड है, कोई दूसरे का देश का वर्ड है ना, उसके बोलने का प्रोनाउंसिएशन की अल्फाबेट तो वही इंग्लिश वाले हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या है सेटजेव, क्या है बेटा सेटजेव। तो अपन ने उसकी इंग्लिश स्पेलिंग लिख ली, मैं ये नहीं लिखी जा रही, हमसे सेटजेव तो यही अच्छी लगती है तो हमने ये लिख ली। अब किसी किसी बुक में और भी लिखी रहती है, चलिए हमें स्पेलिंग से क्या है मतलब, अपने को तो समझ में आ गया, जेड सेफ सेटजेव एक ही बात है। ऐसा थोड़ी पूछे कि जेड सेफ की स्पेलिंग लिख के दिखा इन चार ऑप्शन में से कौन सी स्पेलिंग सेटजेव की सही स्पेलिंग एक्सप्लेन करती है। क्लियर है। नेक्स्ट वन है एक होपमान रूल। ठीक है, देखो अपने इस चैप्टर में सेटजेव काम आना है, होपमान कम काम आना है, फिर भी इन दोनों को पढ़ते हैं। मुझे पता है कि वो एलिमिनेशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो पाई बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा पाई बॉन्ड। ये कहता है कि जो सेटजेव कहता है कि मोर स्टेबल एल्कीन बनेगी, कौन सी एल्कीन बनेगी मोर स्टेबल एल्कीन बनेगी। आ रही बात समझ में। ये कहता है लेस स्टेबल एल्कीन बनेगी, क्या बनेगी। ये सर लेस स्टेबल क्यों बनना चाहती है, वो सिचुएशन ऐसी होती है कि आपके पास लेस स्टेबल ही बनाने का ऑप्शन होता है। क्लियर है, सिचुएशन का हमारा होता है, बनने तो सबकी स्टेबल ही कोशिश है, लेकिन उस पोजीशन में वही सबसे बेस्ट होती है। जब पढ़ाऊंगा तब समझ में आ जाएगा। अभी याद रखो कि लेस स्टेबल होपमान, मोर स्टेबल है सेटजेव। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा। नेक्स्ट सुनो, अब स्टेबल कौन सी एल्कीन होती है कि सर जिसके पास ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होता है। क्यों, जितने ज्यादा ग्रुप लगे होंगे उतने अल्फा हाइड्रोजन आने के चांस रहेंगे। देखो जैसे ये है, इस पे एक CH3 लगा है, इस पे दो CH3 लगा है, तो बताओ इस पे सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है तो अल्फा हाइड्रोजन है ज्यादा। क्लियर है, तो मैं सिंपल बोलूं कि एल्कीन दोज है मोर सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है, जिसके पास ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है, या फिर जो बोल दो जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, ज्यादा क्या है मोर अल्फा हाइड्रोजन, क्या है बेटा। और मोर अल्फा हाइड्रोजन से भी ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है रेजोनेंस करती हो। क्लियर है, ये क्या कहता है बेटा कि वो बनेगी जिसमें, ये तो लिखा नहीं गया, कोई बात नहीं, नहीं लिखा तो मैं लिख देता हूं। इधर क्या लिखा है एल्कीन दो जेव मोर सब्स्टिट्यूशन, इस पे लिख देना एल्कीन दो जेव लेस सब्स्टिट्यूशन। आगे बात में नेक्स्ट देखो बेटा कि ये रिएक्शन कब कब होती है सेटजेव रिएक्शन। जितनी इवन पढ़ेंगे सारी सेटजेव है, जितनी इवन पढ़ेंगे सारी, ऑलमोस्ट जो E2 पढ़ेंगे वो भी क्या है सेटजेव। ये पढ़ाऊंगा बेटा KOH एल्कोहलिक NaOH, जब E2 में पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा क्या चीजें। इन सबको अब सब मैंने तो बस साथ में लिखवा दिया, पढ़ेंगे तो E2 में। ये सब में क्या होती है सेटजेव। क्लियर है, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप, जनरली ये क्या होती है बेटा, अगर लिविंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग है, पढ़ाया था बेटा लिविंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग है, OH NH2F ये तो वीक है, इसको छोड़ के सारे लिविंग ग्रुप क्या स्ट्रॉन्ग है। तो ये स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप की प्रेजेंस में होती है, किसकी प्रेजेंस में होती है, और ये भाई साहब होती है वीक लिविंग ग्रुप की प्रेजेंस में, किसमें होती है बेटा, यही तो थे देखो वीक लिविंग ग्रुप। इनको निकलने के लिए हेल्प चाहिए, NH2 को क्या बनना पड़ता है HNO2 से डाइजोनियम बनना पड़ता है। क्लियर है, OH को भी इन सबको निकलने के लिए हेल्प चाहिए, क्या चाहिए, ये क्या देते हैं बेटा होपमान क्या देते हैं। तो देखो सेटजेव पर आप सब भूल जाओ, ये याद रखो सेटजेव कौन सी है मोर स्टेबल, होपमान क्या लेस स्टेबल। देता कौन है तो रिएक्शन करवाऊंगा तो बात ही जाएगी। अभी मैं इसे रूल बेस समझा देता हूँ, सारी इवन देती हैं, ऑलमोस्ट E2 देती हैं। क्लियर है, साथ में ये वाले तो होपमान देते हैं, या फिर आपके पास बल्कि बेस हुआ, कौन सा बेस हुआ बल्कि बेस, समझाऊंगा कैसे होता है, अभी मैं बस ऐसे रीड आउट कर रहा हूँ। ठीक है, बल्कि बेस होता है तब आपका क्या होता है होपमान, क्या होता है होपमान, या फिर प्रेजेंस ऑफ ए वीक लिविंग ग्रुप। इस होपमान को तो अभी मैं पढ़ा ही नहीं रहा, अब अपन पढ़ते हैं टॉपिक को, और दोनों को समझाऊंगा मैं आराम से। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कराता जाऊंगा इन एक एक पॉइंट को मैं समझाता जाऊंगा। ठीक है, ये तो मैंने बस एक बार रीड आउट किया है ताकि आपको दिमाग में सेट हो जाए क्या क्या चीजें है ना। देखो सबसे पहले अपनी रिएक्शन गिवन है, इसमें डाला कंसंट्रेट H2SO4 इन हीट। अब तुम हो शाणे बच्चे, तुम क्या हो बेटा, तुमने कहा OH देख H+, इसने कहा H+, लो निकला H2O बाहर, तो सीधा निकाल दूं H2O बाहर, क्या बन गया कार्बोकेटाइन। मैंने कहा कार्बोकेटाइन घूमने फिरने जाएगा कि जाऊंगा, मैंने कहा जा। क्यों जाएगा बेटा, अभी इसके पास दो अल्फा हाइड्रोजन, अगर एक हाइड्रोजन यहां से यहां पहुंच जाए तो क्या कार्बोकेटाइन यहां जाएगा। मैंने कहा मौज है, कह रहा है क्या अच्छी मौज है, क्या है अच्छी मौज है। देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 और 2 5,
बोलो कोई दिक्कत है? अब मैंने कहा आगे जाएगा कि आगे भी वही मौज है, आगे कोई एक्स्ट्रा मौज है? यहीं रहूंगा। अब दो तरीके हैं, क्योंकि एलिमिनेशन करवाना है। तो कार्बोकेटाइन की अल्फा पोजीशन, तो इस कार्बोकेटाइन की ये भी अल्फा है और इस कार्बोकेटाइन की ये भी, दोनों अल्फा है। मैंने कहा किसी अल्फा से H प्लस निकलेगा, किसी अल्फा से, तो इस अल्फा से भी निकल सकता था। अगर इस अल्फा से H प्लस निकलता तो क्या पाई बॉन्ड यहां बनता बेटा? बोलो कोई दिक्कत है? लेकिन इससे क्यों निकला, इससे भी निकल सकता था। और अगर इससे निकलता तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचते, तो क्या पाई बॉन्ड यहां बनता? बोलो दो पॉसिबिलिटी हुई कि नहीं हुई? अब इन दोनों में से हमें देखें, तो हमें पता करना है कि कौन सी होपमान है, कौन सी सेजेप है। तो आप पाई बॉन्ड के गोला बना लो, पाई बॉन्ड के क्या बना लो, एक इस गोले से कितनी कार्बन चिपकी हुई है? एक चेन। यही तो सब्स्टिट्यूशन है, इस पे तो देखना है। तो इस डबल बॉन्ड पे कितने सब्स्टिट्यूशन है? एक। कितने? यहां पे अगर मैं पाई बॉन्ड के गोला बनाऊं तो कितने सब्स्टिट्यूशन है? एक और एक है। ये नहीं कहोगे सर बड़ा सब्स्टिट्यूशन छोटा सा, नंबर देखने, क्या देखने? यहाँ कितने बड़ा हो चाहे एक ही सब्स्टिट्यूशन है, और यहाँ छोटे छोटे कितने हैं? दो। तो छोटे बड़े से कोई फर्क नहीं, सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ कितने सब्स्टिट्यूशन है? दो। यहाँ कितना है? एक। इसलिए इसे बोलेंगे होपमान, इसे बोलेंगे सेटजेप। कि सर आप स्टेबिलिटी से बताओ ना, कैसे बता रहे थे? तो बताओ इस पाई बॉन्ड पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? दो। इस पाई बॉन्ड पे ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6। अब बोलो कौन सी ज्यादा स्टेबल हुई? आगे समझो मोर सब्स्टिट्यूशन क्यों बोलता हूँ कि मोर सब्स्टिट्यूशन वाले ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन अपने आप ही क्या आ रहे हैं? ज्यादा। इसमें क्या आ रहे हैं? कम। और मुझे पता है E1 में कौन बनता है बेटा? सेजेब। तो ये मेजर, ये माइनर। आगे बात सुन में, अभी ध्यान से और सुनो। क्या इसका सिस ट्रांस हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन इसका तो हो सकता है। तो इसका मतलब इसमें भी दो प्रोडक्ट है, या तो दोनों CH3 कहां पे रहे बेटा? सेम साइड, तो सिस। या दोनों से क्या रहे बेटा? ऑपोजिट, तो क्या रहे? ट्रांस। तो बताओ कितने प्रोडक्ट मिले? 3। उसको भी तो बोलेंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछे तो एक ट्रांस, एक सिस और एक होपमान। मेजर ये होंगे, और इनमें भी कौन मेजर होगा? ट्रांस से ज्यादा स्टेबल होता है। आगे बात समझ में, ट्रांस से ज्यादा स्टेबल होता है, स्टेरिक इंट्रेंस नहीं होता। तो अपन पहले क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले रिएक्शन में क्या करना है? पहले OH को H2O बनाओ, फिर कार्बोकेटाइन का माइग्रेशन कराओ, तो OH बाहर आ जाएगा ना H2O बन के। उसके बाद कार्बोकेटाइन के अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, कार्बोकेटाइन को देखकर डबल बॉन्ड बनाओ, और जो डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल वही मेजर। इतनी सी पूरी इन 3 लाइनों में अपन ने बात कर ली, यही रिएक्शन है कि पहले OH को H2O देके बाहर निकालो, फिर कार्बोकेटाइन का माइग्रेशन कराओ, फिर उस कार्बोकेटाइन के अल्फा से H प्लस को रिलीज करके डबल बॉन्ड बनाओ, और उन डबल बॉन्ड में पॉसिबिलिटी में जो ज्यादा स्टेबल उसे मेजर बोलो, E1 खत्म। आगे बात समझ में। अब देखो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा। पहले स्टेप में रिएक्टेंट था, तो रिएक्टेंट ने क्या किया बेटा? H प्लस एब्जॉर्ब किया। क्या एब्जॉर्ब किया? एसिड बेस रिएक्शन हुई। एसिड बेस रिएक्शन कैसी होती है? एक्सोथर्मिक। कैसी होती है? एक्सोथर्मिक। तो क्या होगा बेटा? पहले स्टेप में यही आएगा। एक्सोथर्मिक का मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होनी चाहिए? रिएक्टेंट से कम। बोलो कोई दिक्कत है? उसके बाद क्या होता है बेटा? देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, आपके पास यही था CH3 CH2 CH2 CH2OH। पहली स्टेप में इसने H प्लस एब्जॉर्ब किया। कई बार बेटा ये स्टेप गायब भी होती है, ग्राफ में आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? कई बार एग्जामिनर ग्राफ यहाँ से शुरू कर देता सीधा ही, इसको गायब करके रिएक्टेंट सीधा यहाँ पहुंचा देता है, कार्बोकेटाइन को सीधा ही बाहर निकाल देता है। तो पहले स्टेप में तो ये होगा बेटा, एसिड बेस रिएक्शन होगी। अगली स्टेप में क्या होगा बेटा? ये H2O बाहर निकलेगा। H2O क्या निकलेगा? बाहर। और यही आपकी क्या है बेटा? RDS। यही क्या है बेटा? आपकी RDS। तो देखो पहले आप यहां से यहां पहुंचे, और ये सर एसिड बेस थी, तो एसिड बेस हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, तो एनर्जी को क्या कर दिया? कम। अब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, क्या करेगा? और सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, और इंटरमीडिएट इस कार्बोकेटाइन में पहुंच गया, क्योंकि ये क्या थी बेटा? RDS थी। अब ये कार्बोकेटाइन क्या करेगा? माइग्रेशन। तो माइग्रेशन करके क्या बनाएगा बेटा? ये वाला प्रोडक्ट बनाएगा। बन गया। और ये बन गया मतलब, अब देखो बेटा ये वाला ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बना है। तो देखो इस इंटरमीडिएट से अगले इंटरमीडिएट में जाऊंगा, तो अगला इंटरमीडिएट थोड़ा नीचे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देखो यहां से क्या होना चाहिए? नीचे, ज्यादा स्टेबल दिखना चाहिए। बोलो कोई दिक्कत है? अब ये इंटरमीडिएट किस में गया? प्रोडक्ट में। और 3 तरह के प्रोडक्ट बनाए। कितने तरह के बनाए? तो ग्राफ इस तरह से आएंगे, 1 2 3।
तो पहले मुझे पता होपमान वाला सबसे कम स्टेबल था, तो उसकी एनर्जी ज्यादा। फिर सिस और ट्रांस में ज्यादा स्टेबल कौन सा था? ट्रांस वाला, तो उसकी एनर्जी सबसे कम। आगे बात में कि सर इतना नहीं बना पाएंगे, मैं बनाना किसको है, बना बनाया आएगा। तुझे तो पढ़ना आना चाहिए कि अच्छा जो बातें बोली गई सारी है क्या। आपके बोर्ड एग्जाम में टेंशन नहीं है, सिर्फ नीट जेई में आता है, तो वहां पे आपको करना है। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो, इस रिएक्शन में मैंने कंसेंट्रेट H2SO4 डाला, क्या होगा रे कि OH कहेगा मौज हो गई, मैंने कहा मौज हो गई तो भाग जाए ऐसे, कार्बोकेटाइन बन गया। इसने कहा माइग्रेशन करूंगा, मैंने कर ले। देखो अभी इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, जब ये कार्बोकेटाइन यहाँ पहुंच जाएगा तो कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3 रह के 4। इसने कहा और करूंगा, मैंने कहा कर ले। तो क्या ये यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पहुंचते 3 और 3 6 2 8, मैंने कहा और जा, अब नहीं जाऊं, तो मैंने कहा कर एलिमिनेशन, हीट दे रखी है। तो इसमें देखो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में समझ में डिफरेंस क्या है, यहां तक तो उसमें भी कर रहे थे SN1 में। अब क्या होगा बेटा, देखो अल्फा, तो देखो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, और ये दोनों तो सेम ही अल्फा है, तो कोई एक करा लो, कोई दिक्कत है? अब देखो इससे H जाएगा, यहां से H जाएगा, देखो देखो ये तो सेम रहा, यहां से डबल बॉन्ड बनाना है, तो देखो यहां डबल बॉन्ड, बाकी सब सेम, तो देखो H निकाल देना बेटा, इसका H निकाले देना, ठीक है? H जाएगा तभी तो बनेगा। दूसरा क्या, इसका H जाए, तो पहले इसका H निकाल दो, यहां डबल बॉन्ड बना दो। अब देखो इसमें डबल बॉन्ड को ये लगा दिया गोला, इसमें डबल बॉन्ड में गोला है, इस गोले में बताओ कि कितने सब्स्टिट्यूशन, 1 रे 2, और इस गोले के सब्स्टिट्यूशन देखो कितने, कार्बन चेन कितनी निकली हुई है, 1 कार्बन चेन, 2 कार्बन चेन, 3, मतलब डबल बॉन्ड का गोला लगा दो जिससे पता लग जाए कितने सब्स्टिट्यूशन है, तो हमने कहा 3 सब्स्टिट्यूशन, कितने हैं? और इसमें 2, तो ये मेजर हुआ। कोई कहे ना मैं अल्फा हाइड्रोजन से सीखूंगा, तो गिने 3 और 3 6 3 9, 3 और 2 5, समझा क्या? नेक्स्ट देखो, हमें कहा कंसेंट्रेट H2SO4 डाला, हीट किया, आपने कहा ये नौटंकी बहुत आती है, हमने OH को कहा तू सो सरक ले, कार्बोकेटाइन में पॉजिटिव चार्ज आया। अब हमें पता है रिंग एक्सपेंशन सिखाया था, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन उठ के कहां पहुंच जाएंगे बेटा, यहाँ पे, तो देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा तो इस कार्बन पे क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या समझ में आया बेटा ये कैसे हुआ? भैया सब्स्टिट्यूशन में कराया था अपन ने खूब क्वेश्चन से, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में। अब ये कार्बोकेटाइन को देखो, ये तो स्टेप है, ये हमने वापस इसको क्या लिख दिया साफ सुथरा, कि देखो ये गलती मत करते, CH2 को बाहर, CH2 मिला के 5 कार्बन की चेन, और इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, क्या आ गया? और उसके बाद आपको पता है पड़ोस वाले हाइड्रोजन से एलिमिनेशन। बोलो कोई दिक्कत है? जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस पे OH है, इस पे क्या है बेटा? पहली स्टेप में हमने कहा H2SO4 डाला, क्या डाला बेटा? कंसेंट्रेट H2SO4, देखो ऐसे भी लिख सकता है, H प्लस इन हीट, H प्लस इन, तो आपको पता है OH ने कहा H प्लस मौज होगी H2 के रूप में बाहर, मैंने कहा करवाना क्या है कि तुम देखो तुम्हारा काम देखे, मैं तो भाग गया। अब सब्स्टिट्यूशन करानी है कि हमने कहा हीट दिया तो ऑफकोर्स एलिमिनेशन कराना है, लेकिन उससे पहले क्या कराना है बेटा? माइग्रेशन। तो आपको देखो माइग्रेशन में जब समझ में नहीं आए तो क्या करना चाहिए कि सर कुछ नहीं ऐसे बना लो, ये तो था ही बेटा कंपाउंड, इस बॉन्ड को यहां से उठा के यहां फेंक दिया, इस बॉन्ड को यहां से उठा के, तो क्या कार्बोकेटाइन यहां पहुंच गया? कितने मेंबर रिंग हो गई बेटा? 6 मेंबर रिंग। कितनी हो गई? तो हमने कहा 6 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग में जिस कार्बन पे पॉजिटिव है उससे अगले कार्बन पे CH3 है, इसको रिंग का कार्बन ही मानना बेटा, यही तो है वो CH। तुम गलती क्या करते हो कि जिस पे पॉजिटिव उसके अगले कार्बन पे CH3 है, नहीं समझ में? तुम क्या करते हो, तुम यूं 6 मेंबर रिंग बना लेते हो कि जिस पे पॉजिटिव उसके अगले कार्बन पे CH3 यूं लिख देते हो। अरे ये रिंग का ही कार्बन है, ये कौन सा है? इसे रिंग में, तो ये पॉजिटिव था तो ये वो CH है ये वाला, और इस पे क्या लगा हुआ है? CH। आगे बात समझो, गलती करते हो ना एग्जाम में, मैं वही बता रहा हूँ, आगे बात समझ में। अब ये मैंने कहा यहाँ तो खुश होगा कि ना ना खुश, यहाँ पे और आगे जाऊंगा, मैंने कहा जा, क्लियर है? तो पॉजिटिव चार्ज माइग्रेट करके यहाँ पहुंच गया, मैं अब तो खुश है कि अब खुश हूं, तो मैंने कहा कर एलिमिनेशन। तो उसने कहा मेरे पास 3 तरह के अल्फा, 1 2 3, मैंने कहा झूठे, ये दोनों तो सेम ही है, तो कहा ठीक है गलती होगी, एक से मान लो, तो ये 2 तरह के प्रोडक्ट देगा। अगर इस अल्फा से हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, और वहां से जाएगा तो वहां डबल बॉन्ड बनेगा, तो मैंने कहा मेजर कि देख लो सेजेब के हिसाब से, तो इस पे कितने सब्स्टिट्यूशन आएंगे रे? 1 रे 2, इस पे कितने आएंगे? 3, कितने आएंगे? और अल्फा हाइड्रोजन से गिनना चाहो तो 2 2 4, इसमें 2 2 4 3 7, तो हमने कहा ये मेजर, ये क्या है बेटा?
तो अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे, रूल तो अल्फा हाइड्रोजन ही है। अब देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन है फिर से। पहले स्टेप में क्या होगा, OH है, H प्लस लेगा, H2O के रूप में बाहर जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। अब क्या होगा बेटा, ज्यादा कर दिया इसने, गलत लिख दिया भाई। एक मिनट रुक जाओ, इसने गलत लिख दिया, मैं उधर बोर्ड पे लेता हूँ। देखो यही तो था बेटा, ऐ बात नहीं। ये था बेटा। अब देखो ध्यान से, पहले स्टेप में H2O लगेगा, ये बनेगा बेटा CH2 पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या करेगा, माइग्रेशन करेगा, पहले से ज्यादा खुश है। अब क्या होगा बेटा, रिंग एक्सपेंशन। क्या होगा, मैंने कहा रिंग एक्सपेंशन कराना ना है तो वैसा का वैसा वापस लिख लो। अब हमें पता है ये वाला बॉन्ड यहां से उठ के यहां जाएगा, तो कार्बोकेटाइन यहां जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, तो आपको पता है कितने मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उससे अगले कार्बन पे CH3। मैंने कहा आप तो कुछ जालिम कि ना ना, एक बार और, एक बार है। मैंने कहा ले भाई, मैं अब तो ठीक है कि अब ठीक हूं। मैं करा एलिमिनेशन के, मेरे पास 3 तरह के अल्फा, मैं जुट्टे 2 ही तरह के, कितने तरह के, कि चलो 2 तरह के, तुम्हारी बात मानी। तो एक डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और एक डबल बॉन्ड स्टेबल कौन सा है, आगे समझ में। प्रोडक्ट में वैसे कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, प्रोडक्ट से बना रखा है, बस ये स्टेप गलत लिख दिया ना। हाँ भाई, इसको ठीक है, इसको ऐसे लिख दो, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, अब ठीक है। ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ है। नेक्स्ट वन देखो, इसमें डाला कंसेंट्रेट H2SO4। हमने कहा क्या होगा, OH ने कहा मुझे क्या पता क्या होना है, H प्लस दिखा मैं तो गया, तो पॉजिटिव चार्ज बना। मैंने कहा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ही, डबल बॉन्ड वाला हाइड्रोजन जाएगा नहीं। मैंने कहा रेजोनेंस कर ले, क्या कर ले, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। अब जैसे 4 मेंबर रिंग को पॉजिटिव चार्ज दिखा के मैं तो एक्सपेंड करूंगी, मैंने कर ले भाई, तू भी तेरी भी इच्छा पूरी कर ले। तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ जाएगा बेटा, तो देखो ये कार्बन ये रहा, देखो इसको मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो देखो बेटा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये तीसरा है। अब तीसरे कार्बन को यहां जुड़ा हुआ था, ये यहां से हटके क्या होगा बेटा, भाई यहां जुड़ा हुआ था, यहां से हटके यहां चला गया, तो पॉजिटिव चार्ज यहां से, तो बेटा क्या बन गई साइड में 5 मेंबर रिंग, क्या बन गई बेटा, बोलो कोई दिक्कत है। अब जैसे 5 मेंबर रिंग साइड में बन गई, अब पॉजिटिव चार्ज होगा, मैंने कहा जालिम अब तो कर ले एलिमिनेशन, कि मेरे पास 2 तरह के अल्फा हाइड्रोजन, एक ये वाला और एक है। मैंने कहा देख इधर से तो करियो मत, क्यों, मैं उधर से करके देख, जैसे इधर से एलिमिनेशन करेगा क्या बनेगा बेटा, एक एरोमेटिक रिंग बनेगी और ये 5 मेंबर रिंग आपकी ऐसे कैसे, तो कहा ठीक है, ये काम बढ़िया किया, इधर से करता तो अच्छा। आगे बात समझ में, चलो नेक्स्ट बना बेटा पिनाकोल, पिनाकोल रिएक्शन, पिनाकोल पिनाकोलन अपन पढ़ेंगे कल।